अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर आफ़ियत होंगे और इस ऑनलाइन टीचिंग का एक नया एक्सपीरियंस जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि टीचर्स के साथ भी हो रहा है, सो यू वुड बी टेकिंग इट एज अ चैलेंज एंड इंशाल्लाह वी ऑल विल गेट सक्सेस इनटू इट। सो सब्जेक्ट जो हमारा है जिसको हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। और इस बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस में इन द लास्ट लेक्चर we had discussed about the opening and operations of account relating to clubs, societies and associations. So ये सारे institutions को हम special accounts कह रहे हैं, partnership को भी, company को भी, clubs, associations को भी, because they need extra attention, they need extra care being a banker, कि जिसमें अगर कोई mistake हो जाए तो बैंक at risk आ जाता है. So to get out of that risk and to mitigate or minimize those risks, we need to be very aware, we need to be peculiar, we need to be extra vigilant कि हम इन अकाउंट को ओपन करते हुए, ऑपरेट करते हुए कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि किसी भी इशू से या प्रॉब्लम से बच सकें. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंट ऑफ एन एजेंट. सो एजेंट क्या होता है हम इस पे बात करेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है और फिर इसके अकाउंट में कैसे ऑपरेशंस होते हैं. सो वी विल डिस्कस इट इन टुडेज लेक्चर. सो मूविंग ऑन. So first discussing who is an agent. An agent is a person who has powers to act for and on behalf of another person called his principal. So simple as that. For example, if a person has to do some work और वो खुद करने की बजाय वो किसी थर्ड पर्सन को या किसी और बंदे को अपने काम के रिस्पॉन्सिबल ठहराता है या अपना एक्ट परफॉर्म करने के लिए किसी और बंदे को कहता है जो कि पहले के बिहाफ पे काम. फॉर एग्जांपल मुझे एक घर बेचना है और वो मैं घर खुद नहीं बेचता, मैं प्रॉपर्टी डीलर को कह देता हूँ या मैं किसी एक बंदे को कह देता हूँ कि मेरा घर बेच दें या बिकवा दें. सो दैट मीन्स इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आई हैव डेलीगेटेड माय अथॉरिटी टू समवन एल्स, सो ही विल एक्ट ऑन माय बिहाफ. सो इन दिस सिनेरियो आई विल बी द प्रिंसिपल एंड द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन माय बिहाफ इज द एजेंट. So, अब इस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ें. एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ पावर्स टू एक्ट फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. सो जिस बंदे के बिहाफ पे काम किया जा रहा है ही इज़ अ प्रिंसिपल, और जो बंदा एक्ट कर रहा है, जो बंदा किसी के बिहाफ पे परफॉर्म कर रहा है, ही और शी विल बी द एजेंट. सो द एजेंट कैन ओपन एंड ऑपरेट अ बैंक अकाउंट बट इट इज़ मैंडेटरी दैट ही और शी शुड बी ऑथराइज्ड बाय हिज प्रिंसिपल अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी. सो अगर किसी एजेंट ने अकाउंट ओपन करवाना है, प्रिंसिपल ने उसको कोई टास्क दिया था और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में इट इज़ मैंडेटरी कि उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए. सो इन अदर वर्ड्स, इफ द एजेंट हैज़ पावर ऑफ अटॉर्नी देन ही और शी मे ऑपरेट और मे ओपन द बैंक अकाउंट. यहाँ पे एक चीज़ जो ज़रूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बिकॉज इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. सो जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स आता है या स्टैम्प पेपर की बात आती है, इट नीड्स और इट रिक्वायर्स सर्टन स्टैम्प्स जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की होती हैं जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी भी कहते हैं. सो द पावर्स ऑफ अटॉर्नी शुड बी स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट विच अप्लाई इवन टू अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड अब्रॉड फॉर यूज इन पाकिस्तान. लेट्स से अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क अब्रॉड है, फॉरेन में है और वो पाकिस्तान में किसी को कोई अटॉर्नी देता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसके ऊपर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो लीगल स्टैम्प है या जितनी अमाउंट की स्टैम्प उसके ऊपर लगनी है, इट शुड बी प्लेस्ड. अगर वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं बनाया जाता, यानी कि एक रिक्वायर्ड स्टैम्प जितने अमाउंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए या उसके ऊपर जो स्टैम्प फिजिकली प्लेस होनी चाहिए वो नहीं है, सो दैट विल मेक दैट डॉक्यूमेंट इलीगल मे बी और मे बी अनऑथराइज्ड, या हम उसको कह सकते हैं कि वो फिर डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता. सो द फर्स्ट थिंग, इफ अ पर्सन लिविंग इन अब्रॉड want to give power of attorney to a person living in Pakistan, so ऐसे सिनेरियो में उसे जो भी लीगल स्टैम्प्स रिक्वायर्ड हैं वो लगवानी पड़ेंगी, नंबर 1. एंड नंबर 2, for foreign power of attorney it should be stamped within 3 months of arrival of the agent in Pakistan. So वो जो भी एजेंट पाकिस्तान में
किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे आया है और वो अकाउंट भी ऑपरेट करना चाहता है और वो बैंक से साथ डीलिंग्स भी करना चाहता है, सो ऐसी सिचुएशन में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को 3 माह के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए, और अगर अब 3 माह के बाद नहीं होता, सो दैट मीन्स दैट पावर ऑफ अटॉर्नी मे गेट वेस्टेड. सो अब हम बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड ऑपरेशंस ऑफ अकाउंट की. सो द पावर ऑफ एन एजेंट आर स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड इन द पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एजेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, वो क्या काम कर सकता है. बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ओपन कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, कोई लोन भी ले सकता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड कोई फैसिलिटीज़ ले सकता है. सो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली स्ट्रेट अवे उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखी जानी चाहिए. सो दैट मीन्स जितनी अथॉरिटी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी में दी गई है, एग्जैक्टली उतनी अथॉरिटी वो एक्सरसाइज कर सकता है, उससे ज़्यादा उसके पास पावर्स नहीं हैं. और अगर बैंकर ने पावर ऑफ अटॉर्नी को ठीक से नहीं पढ़ा या इग्नोर कर दिया और उस इग्नोरेंस की वजह से कोई ऐसा फ्रॉड हो गया या कोई ऐसी पावर एक्सरसाइज कर ली एजेंट ने जो कि प्रिंसिपल ने उसको दी ही नहीं थी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, सो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा. सो लेट्स रीड इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट that the powers of an agent are strictly construed in the power of attorney executed in his favor, number 1, and the banker must carefully examine the clauses in relating to opening and operations of the account and borrowing powers. So borrowing powers का देखना बहुत important है. अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी में बोरिंग पावर नहीं लिखी हुई थी, उसका लोन नहीं अलाउ किया गया था और किसी एजेंट ने लोन ले लिया है, सो ऐसे सिनेरियो में एज आई हैव टोल्ड यू प्रिंसिपल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. सो ओवरड्राइंग और एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ एजेंट विल नॉट मेक प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड प्रिंसिपल कैन कैंसल दैट पावर ऑफ अटॉर्नी एट एनी टाइम एंड इट cancels automatically when principals become insolvent and dies. So obviously एक principal ने एक responsibility, एक अपनी authority, अपनी powers delegate की हुई है, and if he or she has delegated, so in this scenario अगर power delegate की है principal ने and if that principal does not want to delegate the powers anymore, तो obviously वो उसको किसी भी time cancel कर सकता है, revoke कर सकता है, रोक सकता है. और अगर उसने नहीं रोका, खुदा ना खास्ता प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, दैट मीन्स एनी सिचुएशन जो कि लीगली उसको रोक दिया उसको प्रिंसिपल को किसी ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए, इंसॉल्वेंसी हो गई या डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली उसके बाद राइट आफ्टर द डेथ और द इंसॉल्वेंसी वो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली रिवॉक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है. सो दैट मीन्स दैट पर्सन हु इज़ वर्किंग एज एन एजेंट अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी will no longer be remains the agent. So बैंक को भी इसको टेक अप करना पड़ता है, बैंक को इसको केयरफुली देखना पड़ेगा. और इन सारी चीज़ों को देखते हुए द बैंकर शुड रिटेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इन इट्स रिकॉर्ड. जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े लीगली किसी डॉक्यूमेंट की, सो बैंक के पास अगेन यहाँ पे एक वर्ड यूज सर्टिफाइड कॉपी. सो नॉट ओनली अ सिंपल फोटो कॉपी बट अ सर्टिफाइड कॉपी. सो सर्टिफाइड कॉपी मीन्स इट इज़ अ अटेस्टेड कॉपी. So that attested copy should be there with the bank all the time. So then there becomes another scenario if the principal dies. So before there are two scenarios then कि ऐसे चेक्स जो कि लिखे गए थे या बैंक में प्रेजेंट किए गए हैं बिफोर the death of that principal, so ऐसे तमाम चेक्स जो कि बैंक में प्रेजेंट किए गए हैं बिफोर द डेथ और बिफोर द इंसॉल्वेंसी, so ऐसे सिनेरियो में उन चेक्स को क्लियर किया जाएगा. एंड those checks which are presented after the death of principal, सो ऐसे चेक्स को इनकैश नहीं किया जाएगा बल्कि उनको रिटर्न कर दिया जाएगा मार्किंग लिख के दैट ड्रॉअर इज सीज्ड, यानी कि ड्रॉअर की डेथ हो गई है. सो ऑल द चेक्स प्रेजेंटेड आफ्टर द
principal's death should be returned marked as drawer deceased. But if the agent dies and the checks presented for encashment bears his signature on behalf of his principal, it should be paid. So दो सिनेरियोज हैं. एक सिनेरियो ये है कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई. सो प्रिंसिपल की डेथ हो गई तो ऐसे सिनेरियो में उन चेक्स को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो मार्किंग लिखी होगी दैट इज ड्रॉर डिसीज्ड. लेकिन अगर एजेंट की डेथ हो जाती है सो ऐसे सिनेरियो में जो भी चेक्स प्रेजेंट होंगे जिन पे साइन मौजूद हैं सो ऑब्वियसली वो डेथ से पहले के साइन किए गए होंगे और प्रिंसिपल मौजूद है सो ऐसे सूरत में उन चेक्स को पे कर देना चाहिए, यानी कि रिटर्न नहीं करना चाहिए. So it was about the agent's account. Now we'll be discussing about the trust account. The trust account needs extra vigilance and extra care because it's a bit tricky और ये इसके लिए being a banker you need to be vigilant. So सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रस्ट है क्या. A trust is an obligation annexed to the ownership of property and arising out of a confidence proposed in and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. So this definition is given by or this concept is actually written in the Trust Act 1882. सेक्शन 3 है जिसमें ये ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है. सो इसका मतलब इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि एक तो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली चलता है और सेक्शन 3 जो है वो इसको डिफाइन करता है. इन सिंपलर वर्ड्स अगर मैं ऐसा लीगल लैंग्वेज के अलावा आपको बताऊं सो ट्रस्ट बेसिकली सिंपली ये है कि ये एक लाभफुल पर्पस के लिए बना होना चाहिए. इसके पर्पसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं. दैट पर्पस कोई प्रॉपर्टी के हवाले से भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करने के हवाले से भी हो सकता है. सो इन एक इसी का ट्रस्ट एक्ट 1882 का सेक्शन 4 है, इससे बिल्कुल नेक्स्ट सेक्शन है जो इसको सिंप्लीफाई करता है, इसको क्लैरिफाई करता है. आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट दैट द पर्पस ऑफ अ ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस it is forbidden by law. So that means trust must be made for the lawful purpose. गैर कानूनी नहीं होना चाहिए. So the purpose of a trust is lawful unless it is forbidden by law. B is of such a nature that it permitted, it would defeat the provisions of any law. It's fraudulent, involves or employs injury to the person or property or another. The court regards it as immoral or opposed to public policy. So अगर आप बुक में से ये पेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रस्ट किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए बनाया जा सकता है और ऐसे पर्पसेस के लिए नहीं हो सकता जो या तो किसी लॉ में मना किया गया हो या किसी कोर्ट ने मना किया हो या वो बनाया जाए किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या वो किसी को या किसी इंसान को या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाए या कोर्ट ने या पब्लिक पॉलिसी में उसको नुकसानदेह या हार्मफुल डिक्लेयर किया गया हो. सो ये 6-7 चीज़ें ऐसी बता दी गई हैं जिन केसेस में ट्रस्ट नहीं बन सकता. वो 6-7 केसेस मैंने आपको बताए हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं हो सकता, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए नहीं हो सकता, लॉ में प्रोहिबिटेड है, कोर्ट ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है. सो ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं इलीगल, इमोरल या अनएथिकल या प्रोहिबिटेड हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के लिए ट्रस्ट नहीं बनता. अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी ऑब्लिगेशन अगर किसी को दी जा रही है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, किसी इंसान के हवाले से, अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं एंड द पर्सन इज एक्सेप्टिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे अपने बेनिफिट के लिए, चाहे लोगों के बेनिफिट के लिए, चाहे मालिक या ओनर के बेनिफिट के लिए. सो इन तमाम चीज़ों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी उसको हम कहते हैं दैट इट इज़ अ ट्रस्ट. सो अगर हम लीगल लैंग्वेज से निकल के इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या है, अ ट्रस्ट इज़ अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप. फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं एक आइनी रिलेशनशिप है, एक लीगल रिलेशनशिप है. That a trust is a fiduciary relationship in which the truster gives the trustee the right to hold title to property or assets for the beneficiary.
सो सिंपली जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है उसको होल्ड करने के लिए, सो जो दे रहा है ही विल बी द ट्रस्टर, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा है, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है होल्ड करने के लिए, ही और शी विल बी द ट्रस्टी. सो बेसिकली ट्रस्ट एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है. अगेन इट्स अ लीगल रिलेशनशिप, सिर्फ कहने से नहीं होता बल्कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्टर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट दे देता है किसी पर्सन को अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए या किसी और के बेनिफिट के लिए. जैसे आपने बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी देखे. सो ट्रस्ट कोई भी आप नाम हॉस्पिटल का लें, उसके आगे अगर ट्रस्ट लिखा हुआ है, सो इसका मतलब है वो एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी को दे दी गई, और वो दे दी गई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए. जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उसमें उसका अपना फ़ायदा भी हो सकता है, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी दी है, जो ट्रस्टर है, उसका अपना फ़ायदा भी हो सकता है. अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी कि उसको होल्ड करे, ऑपरेट करे, मैनेज करे, उसमें अपना फ़ायदा भी हो सकता है, और हो सकता है दूसरे लोगों का भी. अगर ट्रस्ट इसलिए दे दिया कि चलें आप इसको चलाएं और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करें या इसमें मरीज़ों का इलाज करें ताकि उनको बेनिफिट हो. सो बेसिकली अब यहाँ से शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. ट्रस्ट एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ट्रस्टर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे देता है, और उससे या तो उसको अपना ज़ाती फ़ायदा होता है या फिर किसी और कुछ लोगों का फ़ायदा होता है. तो इसको हम कहते हैं ट्रस्ट. सो आई होप कि आज के लेक्चर में ट्रस्ट के बारे में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. आई विल ट्राई टू फर्दर सिंप्लीफाई इट इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स. इसकी मज़ीद डेफिनेशंस या इसका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा. टिल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जितनी भी बुकिश नॉलेज है उसको भी साथ में पढ़ते रहें, बिकॉज इट्स लीगल लैंग्वेजेस, और लीगल लैंग्वेज ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड कंफर्टेबली. सो जब तक आप इससे फेमिलियर नहीं होंगे, इट विल रिमेन डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल. In the next lecture, we'll discuss the further concepts of trust, जिसमें ट्रस्ट जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, जिसको ट्रस्ट दिया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, फिर क्रिएशन कैसी होती है, और फिर काउंट ओपनिंग और ऑपरेशंस की बात करेंगे. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. जज़ाकल्लाह.